हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग कल देखे थे कि जो थोड़ा टेक्निकल इशू था उसके वजह से हम लोगों को वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, उसके लिए क्षमा है। ठीक है, चलिए उसी का जो भाग बचा था उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा करने वाला है। तो आप लोगों को बताए थे कि जो इटली था वो 3 चरण में पूरा होने वाला था। ठीक है, और उसके बाद 3 चरण में होने वाला था। उससे पहले क्या था कि जितने 3-4 जो लोग थे उनके महत्वपूर्ण योगदान था इटली को एकीकरण करने में। ठीक है, मेजनी था, काउंट काबूर था, उसके बाद से और भी गैरिबाल्डी थे। ये सब जितने व्यक्ति थे इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है, इटली को एकीकरण कराने में। तो उसमें हम लोग 2 व्यक्ति को पढ़ लिए थे, तीसरे व्यक्ति के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग तीसरा व्यक्ति शुरू करते हैं। तीसरा है गैरिबाल्डी। ठीक है, तो गैरिबाल्डी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी एक झलक। ठीक है, देखिए तो इसका जो जन्म था सन 1807 ईस्वी में हुआ था, यानी कि नीस में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, और उसके बाद से जो ये अगला था यंग इटली के सदस्यता को ग्रहण किया था। ठीक है, जो यंग इटली था आप लोग देखे थे कि वो 2 प्रकार के जो काउंट काबूर था उससे भी पहले जो मेजनी था वो 2 प्रकार के सदस्य क्या कहते हैं ग्रुपों का संचालन किया था। उसी प्रकार से ये जो यंग इटली था, ठीक है, उसी में ये सदस्य जाकर ग्रहण किया था। उसके बाद से क्या हुआ, फ्रांस की जब ये घटना हुई थी इटली में, ठीक है, तो उस समय ये जो व्यक्ति था गैरिबाल्डी, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, मगर क्या हुआ था ना कि ये फांसी की जब सजा सुनाई गई तो ये भी जेल से भाग गया था, है ना। देखिए ये जेल से जब भागा तो ये विदेश गया। विदेश जब गया तो फिर 1848 ईस्वी में वापस आया और उसके बाद से क्या हुआ ना कि काउंट काबूर के साथ मिलकर के एकीकरण संभव किया। तो देखिए काउंट काबूर के साथ मिला, मगर पहले किसके साथ था? पहले ये होता था क्या कहते हैं ना कि मेजनी के साथ। मगर इसका जो विचार था ना इसका, ये खास करके उनसे अलग हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसमें आकर के जुड़ा और उसके बाद से जो ये इटली था इसका एकीकरण संभव हुआ। तो इस प्रकार से ये 3 व्यक्ति थे। ठीक है, अगला देखिए तो इसमें जो पॉइंट है हम लोगों का इटली का एकीकरण के विभिन्न चरण। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं पे 4 चरण मिलता है, कहीं कहीं पे 3 चरण। एक 1848 से पहले वाला, तो 1848 का जो ये वाला जो भाग था उसे खास नहीं माना जाता इतिहास में। कारण क्या है ना कि वो बहुत छोटे से स्तर पर वो विद्रोह हुआ था और उसको किसी भी प्रकार से दबा दिया जाता था, इसलिए उनका ज़्यादा इसमें योगदान नहीं रहा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला चरण। ठीक है, देखिए जो पहला चरण है इसमें क्या हुआ, किसने, देखिए पहला पॉइंट सार्डिनिया के नेतृत्व में एकीकरण जो था इसको प्रयास किया गया कि जो सार्डिनिया है इसके नेतृत्व में पहला चरण क्या किया जाए, संभव किया जाए, यानी कि संपन्न। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि सन 1854 ईस्वी में जो क्रीमिया था इसमें युद्ध हुआ। ठीक है, तो क्रीमिया के युद्ध होने से फल हुआ किसके बीच, तो एक तरह था फ्रांस, उसके बाद तुर्की और उसके बाद से इंग्लैंड। ये तीनों मिलकर के एक साथ लड़े थे और किसके साथ लड़े थे, तो रूस के साथ। और आप लोग देखे थे कि जो इटली था उसमें कई भाग बटे थे, उसमें रूस का भी अधिकार था और इन सब का भी अधिकार था। और वो अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये सब इस प्रकार के युद्ध लड़ रहे थे। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि जब ये लोग लड़ रहे थे ना तो ये तीनों एक साथ थे और ये बेचारा एक साथ था अकेले। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये तीनों लोग मिल करके रूस को हरा दिए। रूस जब हार गया तो क्या हुआ कि इसमें जो भी नेताएं थे, जो भी इसमें सेना थी, ठीक है, उस सेना का जीत हुआ। जीत होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं कि जो पुराने समय में जब युद्ध हुआ करता था, ठीक है, तो जो भी व्यक्ति हारता था उनके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध और हर्जाना वसूला जाता था। ठीक है, तो उस पर क्या हुआ ना कि जब ये रूस हार गया तो रूस के ऊपर ये हर्जाने वाले सिस्टम चालू की गई और इसके ऊपर अनेक प्रकार के क्या था ना कि जो प्रावधान थे वो लगा दिए गए, है ना। तो देखिए तो इसमें क्या हुआ कि वो जो संधि हुआ वो हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रकार के ये जब संधि हो गया तो वहाँ पे एक प्रकार की देखिए शांति हुआ और उस सम्मेलन में ना आवाज़ उठाया गया, किसके लिए, तो इटली के लिए। ठीक है, तो जो इटली था इसके एकीकरण के लिए आवाज़ उठाया गया था ताकि हम लोगों का जो इटली है ना वो एकीकरण होना चाहता है, यानी कि एक देश का निर्माण करना चाहता है। मगर कुछ लोगों के द्वारा ये जो इटली है वो इसका एकीकरण नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये कौन कौन से थे, तो देखिए खास करके फ्रांस था। फ्रांस में आप लोग जानते हैं जिससे कि पोप जो बताए थे, पोप यानी कि वो बीच में केंद्र में स्थित था और उस केंद्र में ना पोप बहुत ज़्यादा फला फूल रहा था और वो अपने ही धर्म को पूरे इटली में फैलाना चाहता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना कि जो पोप था फ्रांस की मदद से उसमें शासन करना चाहता था। तो जब ये क्या हुआ ना कि जब ये संधि हुआ था तो वहाँ पे ना ये जो सार्डिनिया जो पिडमॉन्ट था उसके जो शासक थे यानी कि इटली का, उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाया। ठीक है, यहाँ पे जो पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ पे तो जब आवाज़ उठाया ना तो उसमें ये कहा गया कि जो हमारा रूस है वो एकीकरण होना चाहता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि सम्मेलन में आवाज़ उठाया गया, क्या चीज़ के लिए, तो रूस का एकीकरण होने के लिए। और वहाँ से जब वो लौटा ना तो पूरे यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में ये बता दिया गया कि इटली एकीकरण होना चाहता है। उसके बाद हुआ क्या, तो उसके बाद यही हुआ कि इटली को एकीकरण होने से कोई रोक नहीं पाएगा और उसमें अनेक प्रकार के चरणों को लगा करके और इटली का एकीकरण किया गया। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या हुआ
कि एक व्यक्ति थे काउंट काबूर, इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो क्रीमिया है, ठीक है, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का क्या होगा, एकीकरण होगा। इस प्रकार से इनका जो स्टेटमेंट था यानी कि कथन था वो इस प्रकार से था, यानी क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली का क्या होगा, इटली का निर्माण संभव है, और इनके द्वारा कहा गया था काउंट काबूर के द्वारा। चलिए देखिए हम लोग दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण में क्या हुआ, दूसरा चरण ये था कि इसमें कहा गया कि जो गैरिबाल्डी है, गैरिबाल्डी को इटली का तलवार माना जाता था, ठीक है। तो इसमें देखिए खास करके जो 2-3 प्रकार के जो लोग थे ना, उनमें इनका जो था ना सबसे ज़्यादा योगदान हुआ करता था, और इसीलिए ये देखिए ये जो भी अपना काम होता था ना वो तलवार के माध्यम से करते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा गया। उसके बाद से क्या हुआ कि जो इटली जो गैरिबाल्डी थे इनका एक समूह हुआ करता था, उस समूह का नाम था लाल कुर्ती। लाल कुर्ती कहने का मतलब ये लोग जो पोशाक पहनते थे ना वो लाल हुआ करता था, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो ग्रुप का नाम था या जो संगठन का नाम था उसका नाम था लाल कुर्ती था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब लाल कुर्ती दल इस प्रकार के जो काम करता था, अगर कहीं पे भी युद्ध करना होता था या जा करके कब्जा करना होता था या किसी से कहीं पे जा करके उसको उस क्षेत्र से हटाना होता था, तो ये लाल कुर्ती दल को लेकर के चला जाता था। और उसके बाद से क्या होता था कि लाल कुर्ती दल जहाँ पे भी जाती थी वहाँ पे अनेक प्रकार के जो युद्ध होते थे, युद्ध में जाकर के सफल भी हुआ करता था, और इनका जो एरिया था उसको अपने एरिया में मिला लिया करता था, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला जो पॉइंट है सिसिली और नेपल्स पे अधिकार कर लिया गया, ठीक है। किसके माध्यम से, तो लाल कुर्ती दल के माध्यम से। ये सिसिली द्वीप और नेपल्स द्वीप ये प्रकार के जो इटली था उसी में द्वीप था, और उनके ऊपर ये लाल कुर्ती दल जो समूह थे या जो यानी कि ये जो क्या कहते हैं सैनिकों का जो झुंड था, इनके द्वारा सिसिली द्वीप और नेपल्स द्वीप पे कब्जा कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। उसके बाद से क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट है, इसको खास करके याद रखिएगा। काउंट काबूर जो था ना के सानिध्य में क्या हुआ कि जो सानिध्य में आया कौन, मेजनी। कहने का मतलब क्या है, ये पहले हुआ करता था किसके सानिध्य में, ये पहले हुआ करता था मेजनी के, ठीक है। मगर ये बाद में किसके पहले जो काउंट काबूर था ये पहले ना दूसरा ग्रुप में हुआ करता था, मगर क्या हुआ कि ये बाद में आया किसके, मेजनी वाला, ठीक है। तो ये मेजनी में हुआ करता था, बाद में आया काउंट काबूर के सानिध्य में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो काउंट काबूर था ना इसके सानिध्य में था, उसके बाद ये जो मेजनी था पहले इसके ग्रुप में हुआ करता था, बाद में काउंट काबूर के में गया था। उसके बाद अगला है कि दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा करने का आदेश दे दिया गया, किसके द्वारा, काउंट काबूर के द्वारा, ठीक है। किसको, मेजनी को। ये कहा गया कि तुम जाओ और अपनी लाल कुर्ती के जो ग्रुप है इसके माध्यम से जाओ और काउंट काबूर के क्या कर लो, जो द्वीप था उसके ऊपर कब्जा कर लो। तेज गया और उसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अगला जो तीसरा पॉइंट है इसमें है कि अंतिम चरण, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो तीसरा चरण है ये अंतिम चरण था जिसके माध्यम से इटली का एकीकरण संभव हो सका। देखिए तो इसमें कह रहा है कि जो जर्मनी के एकीकरण था, जर्मनी के एकीकरण के साथ पूरा हुआ, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है ना कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उसी समय जर्मनी का भी एकीकरण हो रहा था। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें देखिए जब एकीकरण हो रहा था तीसरा चरण में, तो इसमें ऑस्ट्रिया और प्रूसिया आपस में बीच में यानी कि लड़ना शुरू कर दिया, यानी कि युद्ध करना शुरू कर दिया। तो इसके बीच में जो शेडोवा था, शेडोवा का युद्ध हुआ, और इसमें क्या हुआ ना कि देखिए वेनेशिया पर विक्टर का कब्जा हो गया। और इसमें देखिए जब ये युद्ध हो रहा था ना तो ये जो प्रूसिया था जीत गया और ऑस्ट्रिया हार गया था। और उस समय ऑस्ट्रिया बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था, मगर फिर भी कुछ कंडीशन या कुछ कारणों से ऑस्ट्रिया हार गया था और उसमें प्रूसिया क्या हो गया, विजयी हो गया था, ठीक है। तो जो विक्टर था, विक्टर इमैनुअल, इनके द्वारा फिर से इस पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद से क्या हुआ कि सन 1870 ईस्वी में प्रूसिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया। कौन किया, प्रूसिया। किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। आप लोगों को बताए थे कि ये जो बीच वाला हिस्सा था ना इसी पे पोप का कब्जा हुआ करता था। ये जो पोप धर्म था ये किसके माध्यम से शासन कर रहा था, फ्रांस के माध्यम से। तो इसीलिए क्या किया गया ना कि जो इटली का जो शासक थे उस समय उनके द्वारा ये चढ़ा बढ़ा करके ये कहा गया कि आप क्या कीजिए, फ्रांस के ऊपर हमला कीजिए। मगर ऐसा माना जाता है, वास्तविक बात क्या थी ना, वास्तविक बात ये थी कि फ्रांस और जो ये प्रूसिया था इनके बीच में आपसी संबंध को लेकर के यह युद्ध हुआ था। और इससे फायदा किसका हुआ, इसका फायदा हुआ इटली का, ठीक है। तो इसमें सन 1870 ईस्वी में प्रूसिया ने फ्रांस पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जब हुआ ना तो फ्रांस हार गया और फ्रांस को यहाँ से हटा, जो ये पोप था पोप को यहाँ से हटा दिया गया। और देखिए वो कहा जाता है कि हटा दिया गया, मगर कुछ इतिहासकारों का कहना ये है कि जो पोप था, पोप को यहीं एक छोटे से महल में रखा गया। मगर क्या था ना कि जो पोप था वो शासन करना चाहता था और पोप एक छोटे से घर में या भवन में रहना नहीं चाहता था। तो कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, और वो वहाँ से हट करके दूसरे जगह चले गए। और वो गए कहाँ, वो तो आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी है, और वहीं बजा करके इन लोगों के द्वारा अपना जो धर्म था कैथोलिक उसको लेकर के आज तक उसको संचालित करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जा करके वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाए, किसको, तो वेटिकन सिटी को, ठीक है। तो इसके बाद हुआ सन 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण संभव हो सका, ठीक है। तो सन 1870 ईस्वी में जाकर के इटली का क्या हुआ, एकीकरण संभव हुआ,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो ये पॉइंट है इटली का एकीकरण ये खत्म हुआ, समाप्त हुआ। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम साइड हो जा रहे हैं। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग क्या कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और देखिए क्या है ना कि आप लोग थोड़ा वीडियो को दोस्तों तक भेजिए। ठीक है, और खास करके उन दोस्तों के पास जो इसके योग्य है। ठीक है, छोटे बच्चों का नहीं, क्योंकि उनके लिए ये नहीं है ना, मान के चलिए कि जिनके लिए अगर उनके पास जाएगा तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए जहाँ पे भी हैं, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं और आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो MKS स्टडी वर्क के साथ। जय हिंद।